जी, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, 174 दिन लगातार आप यहाँ पर बैठे हैं। सरकार से एक ही डिमांड है कि जस्टिस जो है हमें प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आज तक सरकारी तंत्र में से कोई भी जागा नहीं, आपके पास आया नहीं। देखिए 174 दिन हो गए। 174 दिन से हमारी एक ही डिमांड है, हमें बचाया जाए, बिकॉज़ हमें वहाँ पे टारगेट किलिंग की जाती है। आप देखो, ऑफिस में मारा गया, बैंक में मारा गया, बाग बगीचे में मारा गया, घर पे मारा गया। तो ऐसे हालात में जब हम वहाँ पे थे, 12 साल से तो हमने कभी नहीं बोला, लेकिन इस बार जब टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई, हमें वहाँ से निकलना पड़ा। एक पहले दिन से हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, जहाँ तक आपकी हालात वहाँ पे ठीक नहीं होंगे, तब तक हमें यहाँ पे अटैच किया जाए, हमारी सेवाएं यूज़ की जा सकती है, क्योंकि हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सेवाएं ली जाएंगी, लेकिन अब तक वो नहीं किया गया। उसके बरक्स गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स प्रेशर टैक्स स्टार्ट की कि हमारी सैलरीज बंद की। पिछले 4 मंथ से हमारी सैलरीज नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ जाएँ, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम मरेंगे। यहाँ सैलरीज बंद करके वो 6 मेंबर फैमिली को मारे जा रहे हैं। कैसे, मैं बता दूँ। घर में छोटे बच्चे हैं, उनका अगर 4 में से घर में एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज सैलरी आप बंद करते हो तो बच्चे का पोलन पालन कैसे हो जाएगा, अपने माँ बाप की दवाइयाँ कैसे हो जाएगी। एक फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसी आ चुकी है कि अगर ऐसे हाल में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम फ्रस्ट्रेशन लेवल में कहीं आत्मदाह का भी कोई सोच ले। गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं सोच पाई, और मुझे भी आप ही बता दिए, आपके माध्यम से उनको बता दो, 12 मई से गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए जिससे हम बोलेंगे हमारा सिक्योर है। किलिंग्स कंटिन्यू होती रही है। 32 साल पहले जो फैमिलीज़ वहाँ से नहीं निकली, अब सुनने में आया 12 से 15 फैमिलीज़ माइग्रेट हो गई है, जो 32 साल पहले नहीं निकली। दैट मीन्स अगर 32 साल उन्होंने वहाँ का टफ पीरियड पास किया, आज उनको लगा कि आज उसका पीक है शायद, इस कारण वो भी वहाँ नहीं रह पाई, जो हमारी इस डिमांड को मतलब स्ट्रॉन्ग करती है कि वहाँ पे हालात आज की डेट में एक समय देने के लिए ठीक नहीं है। जो भी आती है उस लेटर में कैटेगोरिकली लिखा है, टूरिस्ट इज़ वेलकम। उनको पता है इससे आमदनी आनी है, वो वहाँ पे 5 दिन आएगा, 7 दिन आएगा, आके निकल जाएगा। लेकिन एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे बैठा है, शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है उनकी फ्रीडम में या किसी चीज़ में कहीं पे खलल आ रहा है, तो और दूसरा वो एम्प्लॉय वहाँ पे परमानेंट ही है, उसको फार फ्लंग एरिया में जाना है। टूरिस्ट स्पॉट 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे टूरिस्ट होके आते हैं, लेकिन जहाँ फार फ्लंग एरियाज़ में हम जॉब करते हैं, जहाँ पे भी है, वहाँ पे अगर सेफ हालात होते, मुझे बताओ हमारे राहुल भट्ट जी को एक तहसील ऑफिस में कैसे मारा गया, एक पूरन जी कुमार को कैसे अपने घर पे मारा गया, ऐसे कितने केस, रजनी बालाजी, दीपक चंद में हर जगह थ्रेट है, हर जगह आजकल हाइब्रिड मिलिटेंसी आई है। आजकल गवर्नमेंट भी खुद ये बोलती है कि हमें पता नहीं कौन मिलिटेंट कौन मिलिटेंट नहीं है। हम पिछली बार अपनी एलजी साहब की एक मीटिंग में गए थे, आईजी साहब ने खुद बोला कि यहाँ पर अपनी परछाई से भी डरना लगता है। जब तक ये मिलिटेंसी पूरी तरह वाइप अप नहीं हो जाएगी, तब तक हमें यहाँ पे रख दिया जाए। आपको नहीं ऐसा लगता कि जो उच्च अधिकारी हैं इनको भी आपके साथ वहाँ भेजा जाए? हम तो बोलते हैं उच्च अधिकारी, ताकि ग्राउंड रियलिटी इनको भी पता चल सके। उच्च अधिकारी जो भी है वो अपने प्रोटोकॉल के सिक्योरिटी के अंदर ही चलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई उच्च अधिकारी विदाउट सिक्योरिटी घूमता है। और हमारे लिए सिक्योरिटी क्या है? मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे फील्ड में भी जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरी सिक्योरिटी राम भरोसे, हर 24 घंटे में हर पल में हमें मौत नज़र आती है। फार फ्लंग एरिया में प्रेशर दिया जाता है, बाद में अब जॉब फील्ड में जाना पड़ता है, उस समय कोई बचाने के लिए नहीं आता है। और जब से इस साल से आप देख लो, पिछले साल में 23 किलिंग हुई है, वो भी एक पर्टिकुलर समुदाय की। उस टारगेट किलिंग से हम बहुत भयभीत हो चुके हैं। पहले बम ब्लास्ट में होता था, उसमें कोई टारगेट नहीं होता था, लेकिन जब टारगेट किलिंग होती है तो आपका भय होना बहुत ज़रूरी है, आपका डरना बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट से हम यही बोलते हैं, अब हिरन बचाना चाहते हो, अब टाइगर बचाना चाहते हो, तो इंसान क्यों नहीं बचाना चाहते हो? तिल तिल मरती है, किसी की भी फैमिली हो। आप देख लिए, जब एक भाई के माहौल में जब मैं ड्यूटी जाता हूँ, मेरी फैमिली दिन में 5 बार फ़ोन करेगी, कहाँ पे हो, कैसे हो। अगर मेरी जगह से भगवान ना करे कहीं पे कुछ होता है, भले ही वो मेरी जगह से 200 किलोमीटर दूर हो, लेकिन फैमिली सोचती शायद इसी की जगह पे हुआ। फैमिली तिल तिल वहाँ पे भी मरती है। तो फैमिली का बुरा हाल ऐसे ही है। कहूँगा कि हम जो यहाँ पे आए, उस समय भी हमने गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ही बोला कि अक्लमंदी है, आप देख लो क्या करना है। मतलब उन्होंने इशारा तो किया, आप निकल जाओ, अभी हालात ठीक नहीं है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद जब आए तो यहाँ कमिश्नरी में बैठे हैं, हम कहीं एब्सकॉन्डिंग तो है नहीं। हम यही बता रहे हैं कि आप हालात ठीक करिए, हम जाएंगे। हालात अब ठीक कर नहीं रहे हैं, आप सिस्टम को ठीक कर नहीं, किलिंग रुक नहीं रही है, तो आप हमें बोल रहे जा रहे हो, तनख्वाहें बंद की, तो आप चाहते क्या हो हमसे? अगर आपको हमारे मरने से आपका कोई मोटिव पूरा हो, ये भी तो क्लियर कर लो। क्या ये बोलेंगे खुशी हाँ जी हमारे मरने से देश की कोई भला हो रहा है, तो ठीक है। हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है।
बलि का बकरा तो नहीं है तो क्या है? आजकल तो मंदिरों में भी बलि जो है वो बंद हो गई। बंद हो गई, लेकिन है मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पे start हो गई है। यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप कल की देख लो, सुनील भट्ट की मिसेज लेटेस्ट जो डेथ हुई है, प्रधानमंत्री जी से विनम्र ये अपील करता हूँ कि अभी हालात ठीक नहीं है, अभी हमारी जानों का खतरा है वहाँ पे। जितनी देर वहाँ पे ये कत्लो गारत बंद ना हो उतनी देर हमें यहाँ पे रखा जाए और हमारी सेवाएं यहाँ से यूज़ की जाए। बहुत सारे माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में अटैच किया जाए, इसके साथ बहुत सारे ऑफिस एसोसिएट ऑफिस वहाँ पे अटैच किया जाए, जम्मू डिवीज़न में कहीं पे लगाया जाए। जब आपको लगे हालात वहाँ पे ठीक है, आप हमें वापस ले लीजिए। लेकिन और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी सैलरियाँ मत रोको। हमारे कारण हमारी फैमिलियाँ भी मर रही है, हमारे बच्चों का भी मतलब मैं बताऊं उनकी भी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है आज की डेट में। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को न खाना दे पा रहे अच्छे से, न दवाई दे पा रहे हैं, तो हमारे जीने का मकसद ही ख़राब हो रहा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम नेहा है। मैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी हाँ। आपको भी वहीं पे ट्रांसफ़र किया हुआ है? ट्रांसफ़र नहीं, मेरी पोस्टिंग स्टार्टिंग से ही वहीं पे है। कौन सी जगह? मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जॉब करती हूँ। जी हाँ। ठीक ठाक चल रहा था पहले सिस्टम? देखिए, एज इन अगर आप बोलेंगे डिफ्रेंसिएशंस जो होती हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशंस जो होती हैं वो हर जगह होती हैं और वहाँ पे भी हैं, बहुत सारी हैं। तो हाँ, उन चीज़ों के बगैर इस तरह से टारगेट किलिंग्स ये सब कुछ वहाँ पे नहीं था। पहले नहीं? नहीं, पहले कभी नहीं था। ये लास्ट ईयर जब इतने सालों के बाद हमारे लिए जब गर्व की बात ये हुई कि वहाँ पे हम लोगों ने 30 साल के बाद वहाँ तिरंगा जो था लहराया था 15 अगस्त पे। उसके बाद दीपक चंद जी और सुखिंदर कौर जी को उनके स्कूल में उनकी आईडी चेक करने के बाद जो है वहाँ पे मारा गया था। वो सबसे पहली टारगेट किलिंग्स थी वहाँ पे जो शुरू हुई थी। कैसा महसूस होता है जब आप वहाँ पे जाते हैं? आपका जन्म वहाँ का है या यहाँ का? नहीं, मेरा जन्म वहीं का है, बट जब मेरे पेरेंट्स 90 में वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, मैं सिर्फ 7 मंथ्स की थी। 7 मंथ्स हो? जी हाँ। कुछ याद नहीं? मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे को ये पता है कि हम यहाँ टेंटों में रहते थे, उसके बाद एक रूम के क्वार्टर्स में रहते थे और अभी रिसेंटली 2011-2012 में जो जगती के फ्लैट्स हैं हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं अभी। आप वहाँ रह रहे थे, माँ बाप से कहानियाँ सुनी होंगी कि वहाँ पे कितना भाईचारा था उस समय 90 से पहले, कि हम लोग सभी यहाँ रहते थे। आपको भी एक्साइटमेंट होगी कि मैं भी कश्मीर जाऊँ, अपना घर देखूँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ? जी हाँ, हमारे पेरेंट्स जब भी सुनाते थे कि हमारे बाग हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, तो हमारा भी मन करता था देखने का कि हम कभी जाएं, वो देखें। अब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे घर जो है वो जला दिए गए हैं, पेड़ जो हैं वो काट के बेच दिए गए हैं, ज़मीन जो थी हमारी वो इस तरह से ही पड़ी हुई थी, कोई यूज़ नहीं हुई थी। वो भी अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, ना कोई ख़रीद रहा है, ना हम बेच रहे हैं, ना उस पर कहीं खेती हो रही है, तो वो ज़मीन भी इस तरह से ही पड़ी हुई है। जब आप वहाँ पे आपकी नौकरी लगती है, कितनी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी हुई? जब जॉब लगी भी थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी कि हम लोग भी वो एक्सपीरियंस करेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया था। और क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी सारे लोगों की तरफ से जो कि हमसे पहले वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनकी तरफ से जब हमें ये मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया गया था कि हाँ वहाँ पे हालात नॉर्मल है, वैसा कुछ नहीं है जो 90 के दशक में होता था या हुआ था, वैसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्ली सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, सब जॉब्स कर सकते हैं, आपकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ा था वहाँ के कल्चर को लेकर, बिकॉज़ हम यहाँ जिस तरह से रहते हैं या जिस तरह से घूमते फिरते वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे टाइमिंग्स हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, वहाँ पे उसी तरह से रहना है। ड्रेस कोड? जी हाँ, ड्रेस कोड है। इनफैक्ट हर लड़की के लिए एक ड्रेस कोड है। आपके सिर पे दुपट्टा होना चाहिए, यहाँ तक आपके सूट होने चाहिए और आपको सिर्फ सूट ही पहनना है। आप जीन्स, टी शर्ट्स वगैरह ये सब नहीं पहन सकते हैं। आज़ादी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा नहीं पहन सकते। इनफैक्ट एक टाइम के बाद आप घर से बाहर निकलने में खुद ही लड़कियाँ डरती हैं कि 6 बज गए हैं, ठीक है अब मैं इसके बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, अकेले तो नहीं जा सकती। वो एक्साइटमेंट, वो एक्सपीरियंस सारा आपका मतलब कि चौपट हो गया था वहाँ पे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमें वहाँ जाके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़े, क्योंकि कश्मीर आज भी 50 साल 60 साल पुराना जो है, जो दशक का था, वो अभी भी वैसे ही है। वहाँ पे उन्हीं लोगों के इशारे पे नाच रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे वैसे मतलब जैसे ये टाइमिंग्स हैं, आप इस टाइमिंग के बाद लड़कियाँ वहाँ पे नहीं घूमती हैं, आपको इस तरह से दुपट्टा सर पे रख के इस तरह के कपड़े पहनने, आप कुछ और नहीं पहन सकते हैं, आपको इस लहजे में बात करनी, आप दूसरे लहजे में बात नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। बाल खुले नहीं रख सकते हैं आप, मेकअप करके आने पर भी काफ़ी बारी
कितनों मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं, मतलब कि अगर आपने किया तो उनको पेट दुखना शुरू हो जाएगा। हाँ ये चीज़ है कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने नौकरी दी और पलड़ा अपना झाड़ लिया कि हमने दे दी इनको जॉब, अब हमें टेंशन नहीं है? देखिए, जब स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था उसका नाम था रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, जिसमें ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो उसमें चीज़ें उन्होंने हमें प्रॉमिस की थी, सबसे पहले थी हाउसिंग। जो लोग वहाँ जाएंगे उनको घर दिया जाएगा रहने के लिए। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँ तो हाउसिंग के बाद में आज भी जितने भी थोड़े बहुत क्वार्टर्स उन्होंने बनवाए हैं, फैब्रिकेटेड जो इस तरह के क्वार्टर्स हैं, वहाँ एक एक फ्लैट में 6-6 फैमिलीज़ रहती हैं, 6-6 कैंडिडेट्स रहते हैं, किसी की फैमिली नहीं रहती, 6 एम्प्लॉयज़ एक साथ रहते हैं, 6 सिलेंडर हैं, 6 गैस चूल्हे हैं, एक ही बाथरूम है, उसको उसी तरह से यूज़ करना है, इस तरह से। फिर उन्होंने हमें कहा था आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी आज आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 174 डेज थे इसी सिक्योरिटी इशू पे कि हमें टारगेट किलिंग की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा था जिनको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा उनको पर ईयर 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा, ताकि अगर वो रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, जब तक कि उनके लिए एकोमोडेशन नहीं बन जाता तब तक उनको 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। वो 1 लाख रुपीज़ आज तक किसी को भी नहीं मिला, मुझे तो कहीं नहीं मिला। मुझे भी वहाँ 6 साल हो गए जॉब करते हुए, मुझे आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे यहाँ प्रोटेस्ट में आके पता चला कि इस तरह का भी कुछ गवर्नमेंट का प्रपोजल था जो हमें नहीं मिला। उसके बाद बोला गया कि जो माइग्रेंट्स ये फैमिलीज़ जो वहाँ जा रही है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, वो भी नहीं दी गई। उसके बाद 5th या 6th पॉइंट पे था हमारा जॉब, जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि जॉब की बेसिस पे वहाँ रिहैबिलिटेट किया जाएगा। अगर ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पूरे कश्मीरी समाज के लिए था, माइग्रेंट कश्मीरी हिंदू समाज के लिए था, सिर्फ 6000 पोस्टों में से 4500 पोस्टें कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स जो थे वो वहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी की हिंदू कम्युनिटी कहाँ है? उनमें से कोई भी नहीं है वहाँ पे, हमारी फैमिलीज़ भी नहीं है वहाँ पे। जो मैं भी रेंटेड एकोमोडेशन पे रहती हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिलीज़ रह सकती है क्योंकि मैं रेंटेड एकोमोडेशन पे रहती हूँ। जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन में, वहाँ पे वो लोग कैसे अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएंगे जहाँ पर एक एक बंदे के साथ में बाकी 6 बंदे या बाकी 4 बंदे रह रहे हैं, वो लोग नहीं लेके जा सकते। हम रेंटेड एकोमोडेशन वालों को भी दिन रात ये टेंशन होती है कि कहीं हमें कोई मारने ना आ जाए, बिकॉज़ जो लोग गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रहते हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन है, उनके पास CRPF प्रोटेक्शन है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमें कभी भी कोई भी आकर मार सकता है। राम भरोसे हम लोग स्टार्टिंग से राम भरोसे हैं। जॉब पे जाती हैं, जाहिर सी बात है माता पिता इधर ही होंगे जम्मू में, जी हाँ। उन पे क्या बीतती है? मेरे पेरेंट्स दिन में कम से कम 10 या 12 कॉल करते हैं ये जानने के लिए कि पहले तो मैं ऑफ़िस के लिए निकली, फिर ऑफ़िस पहुंची, ऑफ़िस में ठीक है सब कुछ, दोपहर में खाना खा लिया, फिर निकली, फिर घर पहुंची, फिर शाम को बाहर तो नहीं जा रही हूँ। एक्चुअल में उनका ये होता है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, वो फिक्र कर रहे हैं। वो बिल्कुल फिक्र करते हैं मेरे लिए नहीं। मैं अगर लेडी हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे लिए नहीं। आप किसी भी मेल से पूछेंगे, उनको भी उनके घर वाले दिन में 10 बार फ़ोन करते होंगे, कहाँ हो, कैसे हो, क्या किया, सब ठीक है, आप लोग जिंदा हो या नहीं। आप प्रिटेंड करती होंगी कि नहीं सब कुछ हालात ठीक है, यहाँ पे मैं कई ठीक हूँ, बार, लेकिन रोना भी आता होगा आपको? कई बार ऐसा हुआ है जब वहाँ पे पथराव हुए हैं, ग्रेनेड फटे हैं और हमारे पेरेंट्स को हम बोलते हैं नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग सेफ हैं, हम लोगों को कुछ नहीं। अंदर से हम डरे हुए हैं, हम रो रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी ये बताते ही नहीं है। बिकॉज अगर हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ यहाँ क्या वहाँ क्या बीत रहा है, तो वो यहाँ पे उनकी जान पे बनाएगी, ये भी सच है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने सुना ये कश्मीर की बेटी हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि हमें वहाँ पर कपड़े जो हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं पहनने दिए जाते, हमें खाना पीना भी नहीं अपनी मर्ज़ी से खाना दिया जाता होगा। देखते हैं आप जिस तरह से इन्होंने पूरी एक एक तरीके से बताया कि कैसे वहाँ पर दिन जो है ये काटते हैं। इनको ऐसा लगता होगा कि जैसे किसी ने जेल में डाल दिया। हमारे लिए, मेरे को भी मेरे जब जूनियर्स ने कभी कहा था कि दीदी हम भी जॉब के लिए अप्लाई कर, तो मैंने कहा हाँ अगर तुम्हें ऐसा पसंद है कि तुम घर में बंद रह सकते हो, घर से बाहर नहीं निकलना तुम्हें नहीं पसंद है, या तुम्हें अगर घर से बाहर नहीं भेजा जाए या जेल में रहना, जेल की लाइफ तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि जेल में किस तरह से रहा जाता है टाइमिंग्स के हिसाब से, बिना गुनाह के जेल, बिना गुनाह के जेल में अगर रहना एक ही गुनाह है कि आप कश्मीरी पंडित हैं। हाँ, दो गुनाह है। एक गुनाह है कि आप कश्मीरी पंडित हैं और दूसरा आपने PM पैकेज में जॉब एक्सेप्ट की है। इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं कि अब केंद्र में बैठे जो उच्च मंत्री हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको भी समझना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि ये बच्ची हैं। हमने आपको पहले बुज़ुर्गों के इंटरव्यू सुनवाए होंगे, कईयों के इंटरव्यू सुनवाए होंगे, कैसे वो अपनी आप बीती सुनाते थे, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने सुनाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये काम करती हैं और कैसे इन्होंने बताया कि कैसे चुन चुन के टारगेट जो है वो किया जाता है, कि इवन कि स्कूल में भी टॉन्ट जो है वो मारे जाते हैं, स्टूडेंट्स तक नहीं बख्शते।
अब फैसला आप लोगों ने करना है कि इनको बलि का बकरा वाकई में बनाना है या फिर जो इनकी डिमांड है वो आपने माननी है। राकेश हंडू ये दिल्ली से हैं। इन्होंने 90 का दौर देखा हुआ है, उस दौरान जब ये माइग्रेशन जो है वो शुरू हुई थी, और आज का दौर। पहले तो इनसे ये पूछेंगे हम कि दोनों दौरों में डिफरेंस क्या था और आखिर क्या वजह है कि आज ये फिर से लोग जो हैं यहाँ पर सड़कों पे हैं और अपनी डिमांड जो है सिक्योरिटी मांग रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से। 90 में और अभी में क्या फ़र्क है। आपने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, आप समाज सेवक भी हैं, आप मुझे ये बताएं। मैं इलेक्शन भी लड़ा हुआ है और 90 में जब जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर कश्मीर में बैरकों में बैठी हुई थी और तमाशा देख रही थी कि हमारा पलायन कैसे हो रहा है, हमारे रेप कैसे हो रहे हैं, हमें धमकियाँ कैसे दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चा सड़क पे निकल रहा है, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। वो दौर हमें मरते दम तक रहेगा आंखों में कानों में। वो तो जाहिर सी बात। तो उसके दौर में और आज के दौर में इतना फ़र्क था कि उस टाइम पे बच्चा बच्चा सड़कों पे था, आज बच्चा बच्चा घर में बैठ के तमाशा देख रहा उस है। दौरान आपको ये होगा कि ये मेरा दुश्मन है, सीधा साफ पता है, आज पता ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उस टाइम पे हमको किसने मारा। आज बेटा कराटे कौन है, आज यासिन मलिक कौन है, ये हमारे पड़ोसी थे, क्लासमेट थे। ये तो तमाशा मूक दर्शक, जैसे आज मूक दर्शक बने हुए हैं वैसे ही तमाशा देख रहे हैं। मुझे बताइए, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस के अंदर मारा गया, वहाँ और कोई नहीं था। रजनी बाला को स्कूल के अंदर मारा गया, तो वहाँ कोई नहीं था। दीपक चंद को मारा गया, ऐसे तो कई उदाहरण हैं। तो वहाँ की आवाम क्या कर रही है, एक तरफ से तो वो बोल रही है, नाच नग में कर रही है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स इसी पे रही है। यही लोग आपको बीजेपी के रैली में दिखेंगे, यही लोग आपको कांग्रेस की, यही पीडीपी की और यही गुलाम नबी आज़ाद के पीछे पीछे। क्यों? दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। उनकी टनल के इधर एक बात होती है, टनल के उधर दूसरी बात होती है। और आप लोगों को बलि का बकरा तो हम बन ही रहे, 32 साल से बन रहे। लेकिन तब मैं आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मुझे ये लग रहा है जो 90 का दौर था तब हम ऐसे गीता भवन में बैठते थे। आज 32 साल हो गए, तो ये दौर आज बीजेपी की नाक के नीचे देखने को किसने सोचा था। 2008 में मैंने इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि बीजेपी उस टाइम पे न सेंटर में पावर में थी, न स्टेट में थी। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे कांग्रेस ले लो आप, कोई भी पार्टी ले लो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लो, पीडीपी ले लो, जो भी ले लो आप, वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी इलेक्शन के टाइम पे। तो हमने एक थॉट प्रोसेस थी, हमारे जो लोग थे समाज के, कलकत्ता में एक एनक्लेव हुआ था जिसमें पूरी हमारी जितनी एसोसिएशंस है पूरे ग्लोबल में, सबको इनवाइट किया गया था कि यही सोचने के लिए अल्टीमेटली हमारी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, हम वोट बैंक नहीं है, करे तो करे क्या। तो हमने ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी और मैं जयपुर से माइग्रेट होकर वापस आ गया था यहाँ। मैंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में, क्योंकि मैं रनावारी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हज़रतबल ही पड़ती है। वैसे हमने 14 उस टाइम पे कैंडिडेट खड़े किए थे, ये जानते हुए कि हमारे को जिन लोगों ने वहाँ से भगाया वो हमें वोट नहीं डालेंगे। लेकिन ये था कि जो हमारा हक है, जब तक हम जिंदा हम नहीं छोड़े, इस वजह से इलेक्शन लड़ा था। और 90 में जब फारूक अब्दुल्ला दुम दबा के भाग गया था और 70 खूंखार उग्रवादियों को, जो ऑन रिकॉर्ड्स है, जो मिस्टर वैद भी बोल चुके हैं कई इंटरव्यूज़ में, खूंखार उग्रवादियों को छोड़ दिया और भाग गया वहाँ पे, तो वहाँ पे लोकल पुलिस बैरकों में बैठ के तमाशा देख रही है। मैं उस टाइम पे वॉलंटियर किया था अपने आप को, मुझे गीता भवन से उठाया गया, श्रीनगर लिया गया, क्योंकि लोकल कोई, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज की चैलेंजेस हैं, गली मोहल्ले वहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ से फायर हो जाए कुछ नहीं पता चलता था। लोकल लोगों का सपोर्ट था। तो कश्मीरी पंडित बेचारे जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, मैंने कईयों को रेस्क्यू किया जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरों में नहीं निकल पा रहे थे। तो तब के दौर में, ये दौर में है कि वेन्यू चेंज हो गया, पहले गीता भवन में होता था, आज रिलीफ कमिश्नरी, इतना ही चेंज हुआ है। बिल्कुल, आप देख लीजिए अभी पलायन दोबारा से हो रहा है, पार्टी चेंज हो गई है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला वैसे ही है। फारूक अब्दुल्ला तो यार उनकी बात क्या करो, इनको बनाने वाले भी यही लोग हैं। अब आप बताइए, पीछे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं को रेड कॉर्पेट वेलकम किया, और जब यहाँ पे बीजेपी ने सरकार बनाई थी पीडीपी से, शौक लग गया था, खासकर हम कश्मीरी पंडितों को। और मुफ्ती सईद ने उस टाइम पे ऑन रिकॉर्ड, सब गूगल कीजिए, इनकी नाक के नीचे स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान और हुर्रियत को थैंक यू किया कि यहाँ पे वोटिंग अच्छी हो गई, परसेंटेज अच्छी हो गई, और 3.5 साल इनकी सरकार नहीं चली। अब वो किसी और के ऊपर डंडूरा पीट रहे। उस टाइम पे भी जो हमारे यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की ये बनाई गई है, कश्मीरी पंडित डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट जो बीजेपी का बनाया गया, ये कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप बताइए, मैंने एक आरटीआई की थी पीछे, मेरे को जवाब आता है कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आजकल तो सावनकुल के ट्रांसफ़र लेटर सोशल मीडिया पे है, कई कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने बॉन्ड दे के दिया, जो पीएम पैकेज में गए। मैंने एक सवाल उठाया था, जो अपने आप को बीजेपी के कश्मीरी पंडितों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अशोनीत रंगू, जो 30 साल से पन्नू कश्मीर के अलग झंडा लेके बैठा था, हैं, उसने अब बीजेपी का झोला पहन लिया। उसका बेटा तो ज्वाइन कर गया वहाँ पे पीएम पैकेज में, और 1 साल तक उसको जम्मू में बैठ के सैलरी दी गई।
क्या हो रहा है ये तो बोल रहे हैं जी। अभी आपने पेपर में भी देखा होगा, निकल रहा है जो 33 करोड़ का घपला हुआ जेके बैंक में, इसमें तो बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। मोदी जी तो बोलते हैं ना खाने देंगे ना खाएंगे, इनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है? कहीं ना कहीं तो पॉलिसी पैरालिसिस। अब आप आज ट्विटर पे देख लीजिए, नेहरू को गालियाँ, इंदिरा गांधी को गालियाँ, राजीव गांधी को गालियाँ। अरे भाड़ में जाए ना, वो जो हुआ वो हुआ, तभी तो आपको पावर मिला है। आप अपनी उपलब्धियों की बात कीजिए ना। जब ये लोग जंतर मंतर आए थे प्रोटेस्ट करने, तब आपने साथ दिया था। आपको लगता था कि ये इतने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? 174वां दिन आज। वाकई में दुख की बात, मैं कहता हूँ ना, मेरा कातिल भी तो ही और मेरा मुंसिफ भी तो ही। क्योंकि उस समय था कि आपके हम उम्र जो थे वो बैठते थे गीता भवन में 90 के दौर में। ये तो आपके बच्चे हैं, इनको इन्होंने वो दौर देखा नहीं, इनको पता ही नहीं। मैं वही इनके साथ आज इनका प्रोत्साहन करने आया था कि मैंने 4 स्टेशन देखी है अपनी लाइफ में। एक तो सुनी हुई है, तो कश्मीरी पंडित एक बार सड़कों पे कश्मीर में निकले थे जब परमेश्वरी का केस हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था कि जब इंदिरा गांधी मरी थी, हम ही कश्मीरी पंडित सड़कों पे निकले थे। उसके बाद में तीसरा हुआ जब टिकलाल टपलू की किलिंग हुई थी, तो लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित। और चौथा मैंने जो देखा, जिसके लिए मैंने इनको आज सल्यूट किया है, मेरे भाई बहन हैं, ये छोटे हैं मेरी उम्र से, तो इनको मैंने किया कि जो इन्होंने लाल चौक में किया, ये कितना भी कर्फ्यू लगा के झंडे चढ़ा ले, ये डल लेक को इन बच्चों ने ही वहाँ पे वेसू से लेके, लाल चौक से लेके, बारामूला से लेके, अनंतनाग से लेके सड़कों पे निकले। मैं इस देश में खंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा। यही चीज़ तो नहीं कहीं उनके पेट दुखना शुरू हो गए? यही चीज़ तो हुआ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे रविंदर रैना जी आए थे, जो आपका आजकल आपको सिर्फ नगमा और डांस और पगड़ी पहन के दिखेंगे, और हमेशा उनका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे। मुझे याद है जब मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, रजत शर्मा का एक प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, उन्होंने बड़े मतलब क्या मैं बोलूँ, खल्ली उड़ाई। अरे जब हिंदुस्तान में या कश्मीर में पाकिस्तान हमला करता है तो आप अमेरिका जाते हो, ओबामा पाकिस्तान चले जाओ ना। आज उनकी नींद क्यों जग गई? कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी गए थे कश्मीर, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे, पीओके वापस ले लेंगे। क्यों? इलेक्शन आने वाला है, असेंबली भी आने वाला है, इनको कश्मीरी पंडितों की याद आएगी 2024 में। आप मेरे से लिख लीजिए। रविंदर रैना जी यहाँ आए, बड़े खुश थे ये लोग। अब रविंदर रैना जी आ गए, बीजेपी के हमारे जो केडीडी है कश्मीरी डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट के नेता इधर आ गए हैं। वही बात होती ना, मेरे कातिल भी तुम्ही, मेरे जो बड़ा कॉमन डायलॉग है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद जब निर्मल सिंह जी गए दौरा करने, उन्होंने ट्वीट पता क्या किया? जो ये परिवार 15 आए हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे यहाँ जम्मू में समर कैपिटल में आए हैं घूमने के लिए, ये फीडबैक जा रहा है मोदी जी के पास। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई अगर आप यहाँ पे आपने ये बंदे बिठा रखे हैं, इनको आपने इसलिए बिठा रखा है कि कश्मीरी पंडितों की जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुँचाए, वो नहीं पहुँचा रहे, गलत फीडबैक पहुँचा रहे। तो आज मेरा जो एक्सपीरियंस है 32 साल का, बीजेपी इज़ गुड फॉर अपोजिशन, दे कैन नॉट रूल इन जे.एंड.के। दे कैन नॉट रूल इन जे.एंड.के, ये कहना था हंडू साहब का। ये दिल्ली से आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरी बारीकियों से ये बताया है कि कैसे 90 के दौर में हुआ, और वैसा ही दौर जो है आज के दिन इन्हें नज़र आ रहा है। लोग जो हैं मजबूर हैं, डिमांड जो है वो सबको मालूम है कि क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, लेकिन उच्च कह सकते हैं अधिकारी हों या फिर केंद्र में बैठे हुए मंत्री लोग हों, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? इसी सवाल के साथ मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।